रूस अब परेशान है। वहां बड़ा विद्रोह है और नागरिक पुतिन की सेना के खिलाफ उठे हैं। एक युद्ध विरोधी आंदोलन ने अभी हाल ही में तोड़फोड़ की लहर चलाई है, जिसमें दर्जनों लोकोमोटिव्स को नष्ट कर दिया गया है, जो आक्रमण के लिए हथियार और गोला बारूद ले जाते थे। इसका असर विनाशकारी है। रूस के 70% सैन्य परिवहन ट्रेन के जरिए होता है। इसी कारण ये हमले मोर्चे पर बड़ा असर डाल रहे हैं, जिससे रूसी सेना को अपनी लॉजिस्टिक्स में कटौती करनी पड़ रही है। यह विद्रोह पुतिन के आदेश के प्रति सीधी प्रतिक्रिया है। जैसे ही क्रेमलिन टीवी जनता को और भी ज्यादा हताहतों की संख्या के लिए तैयार कर रहा है, सैनिक अब सक्रिय रूप से मोर्चे से भाग रहे हैं। इसे रोकने के लिए रूसी कमांडरों ने सैनिकों को घायल साथियों के साथ हथकड़ी लगाने का आदेश दिया है। इस तरह वे उन्हें जबरदस्ती फिर लड़ाई में भेज सकते हैं। लेकिन इन सब के कारण रूसी लोग धीरे धीरे युद्ध की सच्चाई जान रहे हैं कि पुतिन के लिए असल में यह युद्ध कैसे चल रहा है। और यही वजह है कि पुतिन अपनी ही जनता से डरे हुए हैं। हम देख सकते हैं कि वह आंतरिक सुरक्षा पर कितना खर्च कर रहे हैं। 2021 में आक्रमण से पहले रूस हर साल करीब 2 ट्रिलियन रूबल खर्च करता था। अब सिर्फ 3 साल में रूस अब सालाना 4 ट्रिलियन रूबल खर्च कर रहा है, जो पहले से 2 गुना है। लेकिन इतनी बड़ी राशि होने के बावजूद ऐसा लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। 6 नवंबर को हमने इसका एक प्रमुख उदाहरण देखा। आपकी स्क्रीन पर जो क्लिप है उसे फ्रीडम ऑफ रूसिया रेजिस्टेंस मूवमेंट ने प्रकाशित किया था। 2 दिन पहले उन्होंने पूरे देश में तोड़फोड़ की एक लहर चलाई। दर्जनों लोकोमोटिव्स को नष्ट कर दिया, जिनका उपयोग पुतिन यूक्रेन में हथियार और गोला बारूद पहुंचाने के लिए करते हैं। वीडियो के साथ प्रकाशित बयान में इस मूवमेंट ने कहा कि उसने पुतिन की सेना की लॉजिस्टिक्स पर एक जबरदस्त प्रहार किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब बाकी लोग आरामदायक सोफों पर बैठकर हार मान चुके हैं, वे लोग कार्रवाई कर रहे हैं और नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि लीजन का प्रतिरोध लगातार मजबूत हो रहा है और पूरे देश में फैल रहा है। पुतिन के गुंडे डर में जिएंगे और सुरक्षा का मतलब भूल जाएंगे। अब यह सीधे छोटे व्लादिमीर को संबोधित था, लेकिन देखिए, उसे सबसे ज्यादा डर बयान से नहीं बल्कि इस बात से लगा कि यह कोई अकेली घटना नहीं थी। सिर्फ एक हफ्ता पहले अक्टूबर के अंत में हमारे पास एक और समूह था जिसने कई अलग अलग रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया, जिससे सैन्य आपूर्ति की आवाजाही बाधित हो गई। उसी समूह ने इससे कुछ हफ्ते पहले अक्टूबर की शुरुआत में एक और हमला किया था और फिर सितंबर में भी एक हमला किया था। हमले हर महीने बढ़ रहे हैं क्योंकि पुतिन कमजोर हो रहे हैं। ट्रेनों को निशाना बनाने की भी यही वजह है। देखिए, रूस एक बहुत बड़ा देश है। भले ही पुतिन को ये काफी नहीं लगता। बड़ा देश होने से ट्रेनों से देश भर में सामान ले जाना आसान हो जाता है, लेकिन जो एक तरह से फायदा है वही दूसरी तरफ कमजोरी है। रूस का 70% सैन्य परिवहन अब भी ट्रेनों से होता है। इसका मतलब है कि अगर 1-2 ट्रेन या कोई रेलवे लाइन को नष्ट कर दिया जाए तो रूसी सेना को अपनी सप्लाई पहुंचाने में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस सब का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि यूक्रेन रूसियों से सीख रहा है। बस पिछली रात यूक्रेन ने खुद एक हमला किया और इस बार यूक्रेन एक रूसी मालवाहक ट्रेन को उसके सफर के दौरान निशाना बना रहा था। देखिए, अब उस क्लिप में आपने देखा कि एक तेल डिपो को उड़ा दिया गया, 2 ट्रेनें और फिर एक और तेल डिपो। मुझे लगता है कि हम सभी पहले से जानते हैं कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना को क्यों निशाना बना रहा है। हमने इस पर काफी बार चर्चा की है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि वे ट्रेनों को क्यों निशाना बना रहे हैं और वे इसे यात्रा के बीच में ही क्यों निशाना बना रहे हैं। इस रिपोर्ट पर एक नजर डालिए। यूक्रेन ने अगस्त के अंत में भी ऐसा ही ट्रेन हमला किया था, जिसे 2 महीने बाद ठीक किया गया था। नई मरम्मत हुई रेलवे लाइन के पहले ही दिन यूक्रेन ने फिर हमला किया। मुझे समझ नहीं आता कि रूस अपनी अहम रेलवे लाइनों की मरम्मत में इतना वक्त क्यों लगा रहा है। अगर अनुमान लगाना हो तो बस अनुमान ही लगा सकता हूं, क्योंकि सभी मरम्मत कर्मी रिफाइनरियों में व्यस्त हैं, इसलिए रेलवे लाइनों की मरम्मत पिछड़ रही है। संभव है रूसी रेलवे कंपनी, रूस की सबसे बड़ी नियोक्ता
मुश्किल में है और बड़े पैमाने पर छंटनी पर विचार कर रही है। किसी भी तरह से देखें, यूक्रेन के लिए अच्छा है कि रूस को सब ठीक करने में समय लग रहा है। अब यूक्रेन सिर्फ रूसी ट्रेनों को ही निशाना नहीं बना रहा है, वे यात्रा कर रहे रूसी सैनिकों को भी निशाना बना रहे हैं। मतलब इन सैनिकों के मोर्चे पर पहुंचने से पहले ही यूक्रेनी आरओएन उन्हें खत्म कर रहे हैं। वे बड़ी संख्या में उन्हें खत्म कर रहे हैं। यह रिपोर्ट एक रूसी युद्ध संवाददाता के अनुसार है और मैं यह जोर देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति यह रिपोर्ट कर रहा है वह रूस समर्थक है। तो ध्यान से सुनिए कि वह क्या बताने वाला है। तो उनके अनुसार यूक्रेनी ड्रोन की वजह से किसी नए सैनिक के लिए सिर्फ फ्रंट लाइन तक पहुंचने का मौका 50-50 है। फ्रंट लाइन पर नए सैनिक की औसत उम्र सिर्फ 12 दिन है। अब जब भी मैं पापी सुनता हूं तो मुझे ये फिल्म याद आ जाती है। देखिए, क्या बगदाद तक गाड़ी चलाना वाकई सुरक्षित है? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। 50-50। 50-50 यानी 50% बचेंगे, 50% मरेंगे। अब पुतिन ये सब जानते हैं और उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। असल में वह यूक्रेन में और जमीन पाने के लिए और लोगों की बलि देने को तैयार हैं। इसी कारण रूसी कमांडरों को जमीन हासिल करने पर इनाम मिलता है। उन्हें जान बचाने या हताहतों की संख्या कम रखने के लिए इनाम नहीं दिया जाता। असल में अगर आपको सिर्फ जमीन हासिल करने के लिए इनाम मिलता है तो आप वो कैसे करते हैं? आप जितने ज्यादा लोग भेज सकते हैं भेज देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि आपको और लोग मिल जाएं। यही ठीक ठीक फ्रंट लाइन पर हो रहा है और जब तक ये युद्ध चलता रहेगा आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। इसी वजह से क्रेमलिन टीवी पहले से ही रूसी जनता को और भी ज्यादा भारी हताहतों के लिए तैयार कर रहा है। यही वो है जो उन्होंने बस कल ही दिखाया था। ऐसी कोई अवधारणा न होने पर आप जानते हैं, अवधारणा जिसे एक सेना की नैतिक दृढ़ता कहा जाता है, क्योंकि हम पहले से ही एक सक्रिय संघर्ष की बात कर रहे हैं। ये इस बारे में है कि एक सेना को हार मानने से पहले उसके नुकसान कितने गंभीर होने चाहिए और पीछे हटना शुरू कर देती है। इसके लिए यूरोपीय सेना यह 30% है, रूसी सेना के लिए 70%। वह सिर्फ तब होता है जब 70% ताकत खत्म हो चुकी होती है। ऐसे विचार आते हैं कि शायद हम हार रहे हैं। वो पूरा फर्क यही है। अब इन प्रचारकों को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कितने रूसी मरते हैं, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य मोर्चे पर मरने नहीं जा रहे हैं। 2023 में जयसंजय स्मार्ट ने रूस के प्रचारक व्लादिमीर सोलवोलेव को सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया था। पाखंड। प्रचारक व्लादिमीर का 21 वर्षीय बेटा डैनियल लंदन में मॉडल के रूप में काम कर रहा है। हालांकि व्लाद यूक्रेन युद्ध के लिए उकसा रहा है, उसने इसका जिक्र या अपने बड़े बेटे के भर्ती से बचने का जिक्र नहीं किया। जब यह खबर सामने आई तो रूसियों में गुस्सा फूट पड़ा और यह खबर रूसी सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी हो गई कि सोलोवरॉय को खुद अपने टीवी शो में इस पर बात करनी पड़ी। उसने मूल रूप से कहा कि अरे मेरे बच्चे लंदन में थे लेकिन अब नहीं हैं, वे अब मॉस्को वापस आ गए हैं। लेकिन उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसके बच्चों ने इस आक्रमण में भर्ती नहीं ली थी। वे मॉस्को में करोड़ों डॉलर के अपार्टमेंट में रह रहे थे। व्लादिमीर जब रूस में सबको युद्ध के लिए बुला रहा था तो मैं सोच रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। खैर बताइए। चाहे पुतिन परवाह न करें, चाहे उनके प्रचारक परवाह न करें, रूसी लोग अब सवाल उठाने लगे हैं कि उनके परिवार के सदस्यों को मारने के लिए क्यों भेजा जा रहा है। सुनिए, इस रूसी महिला ने कुछ दिन पहले क्या पोस्ट किया था। पहले उन्होंने उसके चचेरे भाई को बुलाया। पहले मेरे चचेरे भाई को बुलाया गया, फिर मेरा भाई गया, अब दोनों ताबूत में हैं। मेरे चचेरे भाई को मिशन पर भेजा गया और वह लापता घोषित हो गया। मेरे भाई ने कहा मैं उसे ढूंढ लूंगा। शुरुआत में वह बागमत गया और करीब 1 साल वहां रहा। फिर वह छुट्टी पर गया, उसे चोट लग गई थी। वह आधा साल घर पर रहा। वह तब तक घर पर ही था। फिर वह वापस चला गया। संक्षेप में, जिनके साथ उन्होंने सेवा की थी वे अब जीवित नहीं थे, तो वह अपनी यूनिट में वापस गया, लेकिन वहां पहले से ही अलग लोग थे। वह कुर्स्क गया। कुर्स्क के साथ गया। संक्षेप में, वे अपनी पहली मिशन के दौरान लापता हो गए। मेरा जो कजिन मोबिलाइज हुआ था वह भी लापता है। मेरे चाचा चाची को डीएनए देने का पत्र मिला। यूक्रेन और रूस दोनों ने शवों की अदला बदली की और उनमें से एक बैग में मेरे कजिन का आईडी मिला। वो वहां कैसे पहुंचा? संक्षेप में, रीढ़ की हड्डी के एक हिस्से और किसी चीज का डीएनए मैच हुआ था
और वहां पर डीएनए मिल्क आ गया। मेरे चचेरे भाई के दफनाने के लिए बस इतना ही बचा था, लेकिन कम से कम अब वह कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन वो ठीक है। इसी कारण कई रूसी सैनिक मोर्चे पर कमांडरों की बात नहीं मानते, और इससे भी बुरा यह है कि कभी-कभी वे पूरी तरह से मोर्चा छोड़कर भाग जाते हैं। असल में हाल ही में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने 2 रूसी सैनिकों के बीच हुई बातचीत को पकड़ लिया। वे समझना चाह रहे थे कि उनके आदेशित हमले में देरी क्यों हो रही है। खैर, करीब 20 सैनिकों ने आत्मघाती मिशन करने से मना कर दिया और अपने कमांड से संपर्क भी तोड़ लिया। रूसी शब्दावली में 500 वे हैं जो लड़ाई से इनकार करते, भाग जाते या आदेश नहीं मानते। अब यह ऑडियो सुनिए। हाँ, जानकारी मिल गई। अब देखेंगे उनका क्या करना है। अगर नहीं माने तो उनकी खैर नहीं। समझ गया। वहां करीब 20-500 लोग बैठे हैं, मेरा अंदाजा है। वे कमांड से एनक्रिप्ट कर रहे हैं। कमबख्त। हाँ, समझता हूँ। लगता है ये लोग छुपने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब इन्हें भगोड़ा घोषित कर दो। समझ गया। तो पुतिन ऐसा रुझान रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? वो सचमुच अपने कमांडरों से कह रहे हैं कि घायल सैनिकों को बाकी सैनिकों के साथ हथकड़ी से बांध दो। लोग ऐसे भाग नहीं सकते और उन्हें जबरदस्ती ऐसी लड़ाई में भेजा जा सकता है जहां मरना तय है। ये मेरी बात नहीं है। ये एक रूसी सैनिक से आ रहा है जो मोर्चे पर है। देखिए। आपका नाम क्या है? रूस की सेना? यहाँ देखिए, रूसी सेना द्वारा लोगों को जबरन हथकड़ी पहनाई जा रही है और उन पर पेपर स्प्रे किया जा रहा है। क्या यह सामान्य है? यहाँ हम हथकड़ी में बैठे हैं। लोग कैद में रहने के बाद मोर्चे पर नहीं जाना चाहते और उन्हें मना करने का अधिकार है। एंड वे क्या कर रहे हैं? उन्होंने हमें हमारी मर्जी के खिलाफ ले गए। चप्पलों में मेरी घायल टांगों संग। ये रही चप्पलें, मेरी टांगों में छर्रे लगे हैं। घायल टांगे छर्रे। बैसाखी पर चलने वालों को उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया जा रहा है। मैं सैन्य मेडिकल कमीशन में बिल्कुल भी पास नहीं हुआ। मैं कुछ भी पास नहीं हुआ। यह आदमी भी यहाँ बिल्कुल भी पास नहीं हुआ। किस लिए? वो हमें बस वहां ऐसे ही फेंक देते हैं जैसे मांस। मैं चाहता हूं कोई इन्हें सुलझाए। रूस में क्या हो रहा है? सैन्य इकाई नंबर 24,776। यही हाल है। यही वे करते हैं। मैं आपसे जांच और मदद का अनुरोध करता हूं। हम मरना नहीं चाहते। सदमे में हैं और पहले ही वहां थे। कृपया मदद करें। इन्हीं नीतियों के कारण अधिक रूसी सैनिक यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वे जानते हैं आत्मसमर्पण करने पर वे परिवार से मिल सकते हैं। यूक्रेनियों को यह तब पता चला जब उन्होंने एक युद्धबंदी का इंटरव्यू लिया। एक ने कहा कि उसने आत्मसमर्पण इसलिए किया क्योंकि वह अपनी मां को फिर से देखना चाहता था और वह सिर्फ 21 साल का था। यह युद्ध का सबसे दुखद हिस्सा है जिसमें कई रूसी जाने गई। रूसी सैनिक हर महीने और भी छोटे होते जा रहे हैं। मैं हार मानना नहीं चाहता। मैं 20 साल का हूं और मरना नहीं चाहता। बिना 2 बार सोचे मुझे आत्मसमर्पण करना होगा। मैं मरना नहीं चाहता। आखिरकार मैं 20 साल का हूं। मैंने मां से वादा किया था कि लौटूंगा। यहाँ सब कुछ पूरी तरह से गड़बड़ है। जब यहाँ दादियां रोती हैं तो ये बहुत ही पागलपन है। दादाजी और दादी कहीं गए थे शायद पानी लेने और उन्हें एक पक्षी ने मार डाला। युद्ध पर मत जाओ। यह सब पूरी तरह बकवास है। यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही लोगों को कैंप से ले जाएंगे, या फिर वे पहले ही हेपेटाइटिस और HIV वाले लोगों को ले जा रहे हैं। छाता दस्ते को बुलाया जाता है। वे हेपेटाइटिस मरीजों को ले जाते हैं। आप छाता दस्ते को किसे बुलाते देखेंगे? अब जैसा आप जानते हैं, प्रोक्रॉस फ्रंट इस युद्ध की सबसे भीषण लड़ाइयों में से कुछ देख रहा है और इसका कारण यह है कि पुतिन ने रूसी सेनाओं को 15 नवंबर तक शहर पर कब्जा करने का आदेश दिया है। खैर, ठीक कल ही मैं पूर्व नेवी सील चक फर्र के साथ बैठा और हमने बहुत सारे क्लिप्स देखे जो फ्रंट लाइन पर हो रहे ऑपरेशनों से आ रहे हैं। दुर्भाग्यवश मैं वे क्लिप्स यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता क्योंकि यह युद्ध है और यह यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है। इसीलिए हमने खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर शुरू किया, जिसे हमने शुरू से बनाया और इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब है कि हम यूक्रेन और दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी तरह से बिना सेंसर की गई कवरेज दे सकते हैं।
आप वहां जाकर चक फेयर के साथ बैटलफील्ड ब्रेकडाउन का नया एपिसोड देख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं तो जरूर basicsinsider.com पर जाएं और देखें। आप विवरण में लिंक या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का उपयोग कर सकते हैं। साइन अप करने पर आपको वह सारा कंटेंट मिलेगा जो हमने पहले ही बनाया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह सारा कंटेंट भी मिलेगा जो वे भविष्य में बनाएंगे। इसके अलावा आप चैनल का समर्थन करेंगे और हमारी कवरेज को भी सपोर्ट करेंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है, अगली वीडियो में मिलूंगा।